अरशद शरीफ साहब की वालदा व्हील चेयर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। एक शख्स जब जिंदा था ना तो उसके खिलाफ 16 FIR थी। जब वो शहीद हुआ तो उसकी एक FIR दर्ज नहीं हो रही। और अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो कान खोल के सुन रहे हैं कि हालात ग्राउंड पे बहुत खराब हैं। दाल में कुछ काला है। हमें तो कुछ दाल काली नहीं बल्कि पूरी दाल काली दिखाई देती है। जो आदमी इस वक्त में चालाक बनेगा और दो तरफ चलेगा वो मारा जाएगा। जिस पत्थर के और तोदे के नीचे इमरान खान आने वाला था उसके नीचे आले शरीफ आ गया। आसिफ जरदारी साहब ने गुज़िश्ता दिनों एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इमरान खान इंतखाबात से पहले, चाहे वो आम इंतखाबात हों या कबल अज़ वक्त हों, उससे पहले या तो नाअहल हो जाएंगे या गिरफ्तार हो जाएंगे। इमरान खान को छाती धागे के साथ लगाते देख रहा हूँ जी मैं। उसको गैब का इल्म तो अल्लाह को है। इस वक्त तो इमरान खान का सियासी तौर पर कोई मुकाबला नहीं। पीपल्स पार्टी तो पंजाब में ख़त्म होने जा रही है। सिंध की खैर मनाए। It's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। मुल्क के अंदर जो सियासी बहरान है वो मजीद बढ़ता जा रहा है। गो के हालात और वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए जो फैसला साज हैं वो फैसला करते हैं। उस फैसले के अंदर से क्या निकलता है इसका फैसला वक्त करेगा। लेकिन इस वक्त जो सियासी फैसला साज हैं उन्होंने देखना है, उन्होंने डिसाइड करना है, उन्होंने तय करना है कि उन्होंने करना आखिर क्या है। खान साहब ने ज़मान पाक लाहौर के अंदर डेरे लगाए हुए हैं। इस्लामाबाद की फ़ज़ा अपनी जगह पर सियासी हैसियत में गर्म दिखाई देती है। सियासतदान अपने स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। उन स्टेटमेंट के अंदर कहीं पर यह बू भी नज़र आती है कि आइंदा चंद हफ्तों के अंदर या चंद दिनों के अंदर कोई बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। ये डेवलपमेंट किस नौइयत की होगी? क्या हम क़ब्ल अज़ वक्त आम इंतख़ाबात की तरफ जा रहे हैं? क्या मुल्क के माशी हालात पाकिस्तान को इजाज़त देते हैं कि पहले 2 असम्बलियाँ तहलील हों, इनके इंतख़ाबात हों, उसके बाद फिर डिलेड इंतखाबात यानी कि असम्बली की मुद्दत में इजाफा करके फिर हों? तो ये सारे वो मामलात हैं जिनके ऊपर बात करना ज़रूरी है। आज की इस नेशनल डिबेट में हमें ज्वाइन कर रहे हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब शेख रशीद अहमद साहब। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मैं इससे पहले कि सियासत पर बात करूँ, आपसे सवाल मेरा अरशद शरीफ साहब की वालदा से मुतालिक रहेगा। वो शहीद हो गए, चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया। उनकी वालदा व्हील चेयर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट पहुंची और जिस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने दिया है बतौर साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला, क्या ये मुमकिन नहीं हो सकता कि उनकी भी जान को ख़तरा हो सकता है और उनको और उनके ख़ानदान को सिक्योरिटी मुल्क के अंदर फराहम करनी चाहिए? शेख साहब, इनिशियल कमेंट्स। देखें, एक शख्स जब जिंदा था ना तो उसके खिलाफ 16 FIR थी। जब वो शहीद हुआ तो उसकी एक FIR दर्ज नहीं हो रही। और उसकी बूढ़ी माँ, जिसके घर में 2 शुहदा के जनाजे आए हैं और वो व्हील चेयर पे गई है और उसने अपना दुखड़ा सुनाया है। अब असल ताकत तो आप लोगों की है, मीडिया की है। सारी दुनिया मीडिया में वो देख रही है, एक राय आमा बना रही है। वो दौर ख़त्म हो गया जो हमारा दौर था कि हम अखबार के दफ्तरों के बाहर बैठे रहते थे और टीवी चैनल थे नहीं। ये सारे लेसन्स भी मैंने दिए सारे टीवी चैनल्स के। तो आज एक बाशऊर, बेदार, जिंदा, जावेद और जोश और वल्वले से भरपूर कौम है। हर चीज़ का नोटिस ले रही है और मुल्क बैठ रहा है। और ये जो ऊपर बैठे हुए हैं जिनकी कोई ना औकात है, ना हसीयत है, ना सियासत है, ये मनी लॉन्डर जो कि इम्पोर्टेड यहाँ पे साजिश के तहत लाए गए, रात को वज़ीर आज़म बने, सुबह फ़र्द जुर्म लगनी थी। और मुल्क को बचाना है। मुल्क को बचाने का हल जो है इंतखाब है। और कल से मैं ऐसी बातें सुन रहा हूँ कि शायद ये 15-20 दिनों में कोई इलेक्शन के हालात, वैसे मैंने ट्वीट भी किया। अब तो मुझे पहले पता नहीं था, मैं बेवकूफ़ था, ट्विटर का मुझे एहसास नहीं था। मैंने ज़िंदगी ख़राब की, टीवी चैनलों पे ही रहा, कभी मैंने ट्वीट नहीं किया। अब 6-8 महीने में मैंने महसूस किया कि ट्वीट लेट हो तो लोग मैसेज करते हैं जी कि वेयर इज़ योर ट्वीट। सो एक कौम जिंदा हो चुकी है। हर आदमी की जेब में क्लाशनकोफ है फ़ोन की शक्ल में और वो सबका एहतसाब कर रही है, किसी को माफ़ नहीं कर रही।
ये पहली दफा मेरी जिंदगी में हुआ है कि हर अखबार की एक अपनी पॉलिसी होती थी। ये पहली दफा है कि ये नौजवान किसी को माफ नहीं कर रहा और उसके लल्ले तलल्लों का नोटिस ले रहा है, और ये खुशाइंद बात है। मैं तो इस बात का हामी हूं कि इमरान खान असम्बलियां तोड़ दे, और उन्होंने 20 तारीख रखी है, मैंने ट्विटर पे 30 तारीख रखी है कि 30 तारीख तक तोड़ दे, क्योंकि 23 मार्च को पहला रोज़ा है, पहले रोज़े से पहले इलेक्शन हो जाएं। और जब सूबों में इमरान खान की हुकूमत होगी तो मरकज़ के इलेक्शन तो हल्की फुल्की मौसीकी होगी ना जी। जब सूबों में एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट्स बन चुकी होंगी और मोहताजी की हुकूमतें नहीं होंगी और कमज़ोर हुकूमतें नहीं होंगी, बैसाखियों के सारे नहीं होंगे और PTI की अपनी हुकूमतें होंगी, तो फिर सूरत हाल जो है वो इलेक्शन जो है ना, आगे कौन सा जमील साहब, इमरान खान जो लोगों ने वोट दिए हैं ये सोच के तो ये असम्बली में जाएगा और तकरीर करेगा, पुल बनेगा, नाला बनेगा, कोई सीवरेज लगेगा, कॉलेज स्कूल बनेगा, ये जानते हुए 20 में से 15 वोटें सीटें दी हैं और 9 में से 7 दी हैं कि इस शख्स ने असम्बली नहीं जाना। ये वो अंधा एतकाद है जो मैंने पॉलिटिकल हिस्ट्री में किसी शख्स पे नहीं देखा जो कौम इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी। राइट अच्छा शेख साहब, लेट्स टॉक अबाउट द बैकडोर डेवलपमेंट्स। आज भी आपके ट्वीट्स में देख रहा था, मुसलसल आपकी कम्युनिटी में मुझे मिलते रहते हैं, आपने स्टेटमेंट भी टेलीविजन के ऊपर दिया। अब तीसरी मुलाकात इसहाक डार साहब की आरिफ अलवी साहब से, क्या डिस्कशन हो रही है? कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन है कि कोई निगरान सेटअप के लिए कोई बातचीत चल रही है कहीं पर? देखें, अल्टीमेटली ये सेटअप डिस्कस होना है, और मुल्क की मईशत किसी को, इन सियासतदानों को जीने नहीं देगी। याद रखें मेरी बात, मैं लाल हवेली में बेबस हूं कि मेरे गली महल्ले के हालात ख़राब हैं। मैं शेख रशीद आपको 16 दफ़ा वजारत करने के बाद समझ रहा हूं कि मैं लोगों की आंखों में एक अजीब किस्म की चमक देख रहा हूं, क्योंकि लोगों के बच्चे भूखे हैं। लोगों ने सरकारी स्कूलों में बच्चे भेज दिए हैं। आप देखें हमारे महल्ले के स्कूलों में कितना रश हो गया है। उन बच्चों की आदत ही नहीं है टाट पे बैठने वाली। वो इंग्लिश स्कूलों के बच्चे देसी स्कूलों में आ रहे हैं, एक नया कल्चर बदलने जा रहा है। इवन हमारे गली महलों की दूध और दही की दुकानें महफूज नहीं है, लोगों के घरों के पानी के पंप चोरी हो रहे हैं। अब लाल हवेली में ऐसी शिकायतें कभी नहीं आई कि हमारी पानी की मशीन उतार के ले गया जी, फलाना ले गया, फलाना ने। किस मुसीबत में फंस गए हैं, क्योंकि अज़ाबे मईशत जो है वो कौमी सलामती की इलामत है। रूस में किसी ने मुजाहरा नहीं किया था कि ये टूट जाए, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, लेकिन वो मईशत बैठ गई, मुल्क रूस बैठ गया। और अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो कान खोल के सुन रहे हैं कि हालात ग्राउंड पे बहुत ख़राब हैं। और मैं तो फारूकी साहब इस नहज पे भी देख रहा हूँ, अगर ज़्यादा लंबा वक्फा पड़ गया, क्या इमरान खान ये हालात ठीक कर सकेगा? बड़ा मुश्किल सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि लोगों को अगेन आप बड़े सियासतदान हैं शेख साहब, आप बड़े सियासतदान हैं, आप सवालों को घुमाना जानते हैं, लेकिन मुझे पूछना है। मैंने ये पूछा कि बैकडोर मुज़ाकरात कहीं हो रहे हैं और टकटू हो रही है कि अगला जो इंटरिम सेटअप है उसकी तैयारी की जाए? मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ हो रहा है। किस हद तक हो रहा है? फजलुर रहमान का चेहरा और उसका बेहुदा बयान और शहबाज शरीफ की दूसरी मीटिंग इस 24 घंटों में फजलुर रहमान के साथ, और ये बता रही है कि दाल में कुछ काला है और कहीं ना कहीं खिचड़ी पक रही है। और फिर दोनों दिन उन्होंने ये बयान दिए हैं कि हम जनाब अली इलेक्शन कबल अज़ वक्त नहीं कराएंगे। हम भी कहते थे कि हम 5 साल पूरे लगाएंगे, लेकिन होता वही है जो अल्लाह को मंजूर है। इलेक्शन की को मैं होता हुआ देख रहा हूँ। कबल अज़ वक्त आम इंतखाबात होते हुए देख रहे हैं, अपनी डेट पर नहीं, उससे पहले? मैं देख रहा हूँ उससे पहले। राइट अच्छा, अब देखिए, हम अगर 2 महीने 1 महीने पीछे चले जाएं, वो आगे आ जाएं। मैं जो कहना चाहता हूं, अगर हम थोड़ा सा देर कर दें, देर सवेर कर लें, ईद के बाद कर लें रमजान की बजाय, तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, क्योंकि इन्होंने मरना ही है। ये खत्म है, खेल खत्म है, पैसा आज़म है, इनकी छुट्टी है। आए नवाज शरीफ अब आके देखे कि अपना सियासी मुर्दा कैसे खराब करेगा। वो खत्म हो गया जी। उल्टी देखें, उल्टी हो गई सब तदबीरें।
अल्लाह की शान है। जिस पत्थर के और तोदे के नीचे इमरान खान आने वाला था, उसके नीचे आले शरीफ आ गया। और मामलात जो है इंतहाई गंभीर हैं जी, और इनसे नहीं संभल रहे। मुल्क तो संभालना है ना, कौमी सलामती फौज का भी मसला है, और मईशत और कौमी सलामती सिस्टर कंपनीज हैं। बहुत ज़बरदस्त बात फैसला हुआ है कि फौज सियासत में नहीं आएगी, हम इसको सल्यूट करते हैं इस फैसले को। लेकिन जो जिस पर हम सारे खड़े हैं, जिसमें सारे अदारे खड़े हैं, सियासतदान खड़े हैं, वही बैठ रहा है, वही कौमी सलामती जो है वही इस मुल्क के लिए एक चैलेंज बन गई है, इकोनॉमी चैलेंज बन गई है, सियासी अदम इस्तेकाम चैलेंज बन गया। तो फिर आपने माफ़ करना क्या करना क्या है? आप यहाँ छोले लेने आए हैं, चने बेचने आए हैं? आपने जलील होना था, हो गए। अब इस मुल्क को जिंदा ताबिंदा और आबाद रहने दे और इलेक्शन की तरफ जाने दे, और फौज का बड़ा अजीम फैसला कि वो सियासत से दूर होगी। जो फेयर इलेक्शन में मुंतखब होकर आता है हुकूमत, उसको दे दी जाए। बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है। लेकिन अगेन आपने कुछ देर पहले कहा कि दाल में कुछ काला है। हमें तो कुछ दाल काली नहीं बल्कि पूरी दाल काली दिखाई देती है। परवेज इलाही साहब को और चौधरी शुजात को आप अलग अलग समझते हैं शेख रशीद साहब? कभी भी नहीं। मैंने वहाँ बचपन गुजारा है, मेरे भाइयों जैसे हैं। शुजात की मैं ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। और जब काफ लीग बन रही थी तो मुझे उन्होंने कहा कि इनको सेक्रेटरी जनरल बनाओ, लेकिन परवेज़ इलाही साहब का वोट मुशाहिद हुसैन की तरफ था, और उनको उन्होंने कहा जी कि हम ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं फिर एक सीट की अपनी पार्टी बना लेता हूँ। मैं भी अपनी बात कम अज़ कम मीडिया पे तो अपना चूरन बेचूँ ना, बजाय इसके कि मैं किसी ताबे होकर अपनी स्टेटमेंट दूँ। तो मैं शुजात और परवेज़ को पहला आदमी हूँ, पहले दिन से कह रहा हूँ। कैसे हो सकता है जी, ये शुजात का कमरा है, ये परवेज़ का कमरा है, ये निकलेगा तो वो देखेगा, वो निकलेगा तो ये देखेगा। और रिश्तेदारी भी आपको पता है, बहनें हैं एक दूसरों के घरों में, तो कैसे नहीं ये एक दूसरे से अलग रहा है। और ज़्यादा समझदार है। देखें, शुजात ने मरकज़ में भी हिस्सा ले लिया, परवेज़ ने सूबे में भी ले लिया। 10 सीटें हैं, मज़े करें। देखें ना, इससे बड़ा कमाल क्या है? मैं यही पूछना चाह रहा था। उधर मैं नहीं, मैं बाकी सबको बेवकूफ़ बनाया। मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे शेख साहब, मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए उनका मनसब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर जी, मुशर्रफ और वो मर गए हमारे एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे मुशर्रफ, ये तय हुआ कि अख्तर हमायूं को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। मुझे बुलाया गया 4-5 टॉप DGMI DGI मुशर्रफ साहब और बैठे थे, एंड चीफ ऑफ स्टाफ। तो मैंने उनको कहा जी मैं हमायूं को वोट नहीं दूंगा। मुशर्रफ एकदम खड़े हो गए, उसने कहा क्या कह रहा है शेख रशीद? मैंने कहा जी आप भी यूनिफॉर्म में हैं। एक हालांकि अख्तर अब्दुर्रहमान से मेरे बड़े तल्लकात थे, उनके बड़ा, मैं कौंसलर नाहल हो गया था। अभी सियासत शुरू की तो मुझे अख्तर हमायूं ने इजाज़त दिलाई कि मैं कौंसलर बन सकता हूँ। आप देखें ना, हमने कैसे बुरे वक्त देखे हैं कि एक बच्चा उठता है जवानी से, वो कौंसलर बनना चाहता है और उसको डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है कि जिसके ख़ानदान में सारे ही शेख हैं और दुकानों पर बैठे हैं। और मैं साइकिल पैडल मारता हुआ अख्तर अब्दुर्रहमान के घर पहुंच जाता हूं। बाद में मैंने कहा जी मेरा, वो कहता तू पहुंच कैसे गया? मैंने कहा जी मैं पहुंच आया हूं। और वो फ़ोन उठाता अख्तर हमायूं का वालिद अख्तर अब्दुर्रहमान, वो कहता भी ये लड़का नौजवान है, ये कहता है मैंने कौंसलर बनना है, कोई इसकी रिपोर्ट है? उसने कहा यही तो डर है कि इसकी रिपोर्ट कोई नहीं है। उसने कहा इसको इजाज़त दो। फिर अगले दिन मैंने कुर्सी के निशान पर इलेक्शन लड़ा और मैं जीत गया। मेयर हार गया 1 वोट से, दूसरी दफ़ा 2 वोट से। सो ये कहना कि चौधरियों को समझ नहीं है, उनको सारी समझ है। लेकिन एक बात मैं आज आपके प्रोग्राम में कहना चाहता हूँ दिल से, अपने तजर्बे की बुनियाद पे। जो आदमी इस वक्त में चालाक बनेगा, उस्ताद बनेगा और चालाकी का मुजाहरा करेगा और 2 तरफ चलेगा, वो मारा जाएगा। इस वक्त लोग इमरान खान के साथ हैं, कल का अल्लाह को पता है।
और जो चालाकी करेगा अपनी सियासत को दफन करेगा, जैसे नवाज शरीफ की लीग ने और शहबाज शरीफ की लीग ने शीन और नून ने अपना सियासी जनाजा निकाल लिया। कहीं आए, रोज कहते हैं कल आ रहा है, परसों आ रहा है, तरसों आ रहा है। मैं आपको कहता था कि न्यू ईयर वहीं मनाएंगे, ये तो नहीं आएंगे। ये सियासत इनके हाथ में नहीं। देखें, ये जेलों में जाएंगे, ये नैब की तरमीम खत्म होगी, ये कौम उस जगह पहुंच चुकी है कि अगर इस कौम की तर्जमानी सही तौर पर ना की गई तो ये कौम खुद अंदर से बाहर निकल आएगी। मैं अपने हलके को देखकर आपको ये कहता हूं कि मेरा हलका मेरे हाथों से निकलता जा रहा है। लोग क्राइम पे तुले हुए हैं, लोग लड़ाई झगड़े से। एक हमारे वक्त में हम तो रजाकार को देख के डर जाते थे, अब लोग एसपी गुजर रहा हो तो कहे चलन दो, क्या है एसपी। ला कानूनियत की इंतहा हो गई है। लोग ड्राइवर समेत गाड़ियों को अगवा कर रहे हैं, आगे जाके ड्राइवर को छोड़ देते हैं। लाख गाड़ी तो चोरी करना बात की बात है, ड्राइवर समेत गाड़ी चोरी हो रही है और अगले चौक पे। शेख साहब, यहाँ पर पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो ये कि क्या चौधरी परवेज इलाही साहब खान साहब के ऑर्डर्स पर असम्बलियां तहलील करने के मूड में हैं? अगर ये ऑर्डर आता है बतौर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप एज ए सीनियर पॉलिटिशियन क्या इस पे कमेंट करेंगे? मेरा ख्याल है कर देगा, समझदार आदमी कर देंगे। पता है कि अगर हमने सियासत करनी है, उनकी औलाद ने करनी है। देखे ना, हम तो लावारिस लोग हैं, हमारे तो एक सीट की सियासत है, उनकी 10 सीटें हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, उनको ज्यादा हिस्सा मिलेगा अगले इलेक्शनों में और उनकी सियासत ज़्यादा बेहतर होगी। और इमरान खान के अगर बगैर सियासत करेंगे तो उनको मुश्किलात होंगी। मेरा ख्याल है परवेज़ इलाही असम्बलियाँ तोड़ देगा। ये शेख रशीद का, जो उस ख़ानदान को जानता है, उस सोच के तहत कहता हूँ कि वो बेवकूफ़ नहीं है, वो दूर की सोचते हैं। दूर की सियासत उनको यही कह रही है कि इमरान खान के साथ खड़े हो। 2 महीने कम किया और 2 महीने ज़्यादा किया। हमारी तो औलादों की सियासत नहीं है ना, उनकी औलादों की सियासत है। ये लड़ाई तो औलादों की है, भाइयों में तो कोई लड़ाई नहीं है। ऐसा ही है, एब्सोल्युटली राइट। शेख रशीद अहमद साहब, पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान, अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा, हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वातीन का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आसिफ जरदारी साहब की और चौधरी शुजात की मुलाकात, और उस मुलाकात के अंदर जो डिस्कस हुआ वो ये कि असम्बलियाँ तहलील नहीं होने देते, एक और फार्मूले के ऊपर काम करते हैं। वो फार्मूला कितना इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में अगर 2 असम्बलियों का मामला लटक जाता है तो फिर पीछे बच क्या जाता है। आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मैं शेख रशीद अहमद साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। शेख साहब, आपने बड़ा अच्छा इम्कान जाहिर किया कि परवेज़ इलाही साहब खान साहब के अहकामात के ऊपर मिन अमल करेंगे, असम्बली तहलील कर देंगे, उन्हें अपनी नस्लों की पॉलिटिक्स भी बचानी है। लेकिन उससे पहले एक और आपने स्टेटमेंट दिया कि चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही साहब वो हैंड्स एंड ग्लव्स हैं, फैमिली हैं, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते और बड़े अक्लमंद हैं और फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आसिफ जरदारी साहब की मुलाकात हुई चौधरी शुजात से, बैकडोर डेवलपमेंट ये कि ये असम्बलियाँ चलने दें किसी भी सूरत में, और एक और फार्मूले पर काम करते हैं। वो फार्मूला ये हो सकता है कि शायद चौधरी परवेज़ इलाही साहब को ये गारंटी दे दी जाए कि अगर वो वफाक के साथ खड़े हो जाते हैं तो आइंदा सेटअप में भी उनको सीएम बनाया जाएगा। ये प्रपोज्ड है, अभी इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई है। योर कमेंट ऑन दिस शेख साहब। देखें, पंजाब में तो पीपल्स पार्टी का है कुछ नहीं। हालांकि कायरा के लिए मेरा बड़ा एहतराम है, एतजाज़ एहसन के लिए बड़ा एहतराम है, खोसा के लिए बड़ा एहतराम है, चांडियो साहब के लिए बड़ा मेरा एहतराम है। ये लोगों की मजबूरियां हैं कि बेबस उन पार्टियों में रह रहे हैं। और कायरा की ज़िंदगी में एक ही दफ़ा आसिफ जरदारी से मिला हूँ, वो मैं कायरा साहब के लिए गया, उनके बाप के अफसोस के लिए। और अल्ताफ़ हुसैन का भी मुझे फ़ोन आया, उसने मुझे कहा कि तुम बात करो, हम भी चाहते हैं कि वर्कर क्लास ऊपर आए। मैंने कहा आएगी नहीं, अपने ज़मीर को ठंडा कर ले, अपने ज़मीर को ज़िंदा कर लें। तो मैंने आसिफ जरदारी को कहा, हालांकि राजा अशरफ साहब भी मेरे इलाके के हैं,
मैंने कहा कायरा साहब बहुत ज़बरदस्त आदमी है, और अल्ताफ़ हुसैन ने भी मुझे फ़ोन करके कहा है कि कायरा को वज़ीर आज़म बनाए। तो आसफ जरदारी ने ऐसे किया, बूटी एक पहनी हुई थी ऐसे। मैं समझ गया कि इन तिलों में तेल नहीं है। और राजा अशरफ आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर, वो भी मेरे इलाके के थे, मैंने कोई उस पर इतनी तगोदो नहीं की। सो पीपल्स पार्टी तो पंजाब में ख़त्म होने जा रही है, सिंध की खैर मनाए। इमरान खान ने 2 दफ़ा मुझे कहा कि शेख रशीद मेरे साथ सिंध चलना है आपने, और मैंने कहा जी मैंने सिंध क्या करना है, मैं सूबाई सियासत ही नहीं करता, मैं पंजाब की सियासत नहीं करता, पख्तूनख्वा नहीं जाता, KPK नहीं जाता, बलूचिस्तान नहीं जाता, मैं तो पिंडी पिंडी है। सारी ज़िंदगी 16 वजारतें एक सीट पे पिंडी पे की हैं अल्लाह के हुक्म से। तो मैं किधर उधर सिंध में जाऊंगा, सक्खर और दादू और फलान। उसने कहा नहीं, हम चलना है, हमने एक सिरे से दाखिल होना है सिंध में और दूसरे सिरे से निकलना है। तो मुझे यकीन है कि सैलाब के बाद जो हालात हैं, इमरान खान अगला इलेक्शन सिंध में लड़ेंगे, पंजाब में उनको इतनी ज़रूरत नहीं है। KPK में आगे ही उनका एक तोती बोलता है, वो असल इलेक्शन लड़ेगा सिंध में और झाड़ू फेर देगा इस रजीम के खिलाफ। ये भूल जाएं लोग, और उसकी सारी नज़र सिंध की सियासत पर है मुस्तकबिल की। और मुझे पूरा यकीन है कि जब वो पीछे पड़ जाता है तो पड़ ही जाता है, वो फिर नहीं पीछा छोड़ता वो। सो इनके पीछे पड़ा हुआ है। नवाज शरीफ के खिलाफ आप देखें ना, वो तो समझ गया कि ये दफन हो गए सियासी तौर पे। अब सिंध की सियासत उसके लिए चैलेंज है, कब वो निकल रहा है, कब उसकी तैयारी कर रहा है। सो मैं उसे भरपूर अंदाज में सिंध में दाखिल होते देख रहा हूँ। राइट। आसिफ जरदारी साहब ने गुज़िश्ता दिनों एक इंटरव्यू दिया, और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इमरान खान इंतखाबात से पहले, चाहे वो आम इंतखाबात हों या कबल अज़ वक्त हों, उससे पहले या तो नाअहल हो जाएंगे या गिरफ्तार हो जाएंगे। ये आसिफ जरदारी साहब जो इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये स्टेटमेंट आपको लगता है कि किसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर है कि ऐसा कुछ होगा, या फिर ये उनकी ख्वाहिश हो सकती है आपकी नज़र में? ये ख्वाहिश है, खबर नहीं बनेगी। अदलिया बड़ी मजबूत है इस मुल्क में। भुट्टो के बाद अगर कोई मकबूल लीडर आया है तो वो इमरान खान है, और भुट्टो के बहुत सारे कैंडिडेट जेलों से भी जीत गए थे। और मैं ये पहले एक दफ़ा शायद कह चुका हूँ कि 6 नवंबर 1968 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुझे कहा, फॉर ग्रेट अचीवमेंट यू हैव टू टेक ग्रेट रिस्क। और इमरान खान में रिस्क लेने की, एडवेंचरिज्म की बहुत ज़्यादा सलाहियत है, उसमें सोच और सलाहियत है। हालांकि मैं शेख हूँ, मैं ज़रा धीमे मिजाज की सियासत पे यकीन रखता हूँ, लेकिन वो अग्रेसिव सियासत करता है इमरान खान जो है। और हालांकि मेरी सियासत शुरू हुई कि मैंने भुट्टो का अकेले एक जलसा पलट दिया। ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। मैंने कहा नहीं करने दूंगा लियाकत बाग में, और मैंने नहीं करने दिया। आज जो हालात हैं, मैं लाहौर में उसके कंटेनर में था, 2 दिन ही रहा। मेरा ख्याल था ये हमला गुजरात में होगा, हो गया मंडी बहाउद्दीन में। ऐसी मेरा गैस वर्क था, क्योंकि मैं एक बेगुनाह गुजरात कड़ियाँ वाला कत्ल केस में आ गया। चौधरीयों की जमानत होगी पहले दिन, और मैं वहाँ 8-10 महीने रुलता रहा गुजरात की जेलों में, कड़ियाँ वाला और थाना मदीना वाला और महमदीपुर और शादीवाल, और जो जहाँ के धक्के खाता रहा। तो मैं इमरान खान को छाती धागे के साथ लगाते देख रहा हूँ जी। मैं उसको, गैब का इल्म तो अल्लाह को है, इस वक्त तो इमरान खान का सियासी तौर पर कोई मुकाबला नहीं। कोई रोंची डालेगा तो बड़ी रोंची पड़ जाएगी, इन पे टोकरा रख दिया जाएगा, और सारे अंडे चूजे और गंदे अंडे जो एक ही टोकरे नीचे आ जाएंगे। और मुझे आज शेख साहब देखें, पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर, जी आप पहले बात कह लें, उसके बाद मैं सवाल पूछता हूं, आप कहिएगा प्लीज। नहीं, ये कह रहे ना जेल भेज देंगे, नाहल कर देंगे। तो शोरश कश्मीरी का मैं शागिर्द अव्वल था, उन्होंने मरते वक्त मुझ पर नज़म भी लिखी कि पसे दीवार जिंदा फना की घाट आ पहुंचा, मेरे बाद शेख रशीद को ही मेरा निशा समझो। तो मैं उसको कहता था क्या आपको रखा है? उसने कहा शेख साहब
इज्जतें जो हैं ओहदों से नहीं होती, इज्जतें लोगों के दिलों में होती हैं। और मैं जेल जाके भी ख़त्म नहीं हुआ, मेरी कभी फ़ोटो नहीं लगी, मेरी कभी खबर नहीं लगी, लेकिन लोगों को खबर है कि बादशाह खान को। अब लोगों के पास जो टेक्नोलॉजी आ गई है, जो कि मुझे माफ़ी मांगनी पड़ती है अपनी सियासत से कि मुझे पता ही नहीं था कि ये ट्विटर इतना तेज़ है, वरना मैं भी 8 महीने पहले ही इस पे काम करता या साल पहले करता। अब टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ है कि मेरी जेब में जो खत है वो भी पढ़ा जा सकता है, और जो इमरान खान की सोच है वो खुद कहे बगैर भी सारी दुनिया में फैला सकता है। और पाकिस्तान में इमरान खान वो वाहिद लीडर है जिस पर हमला हुआ तो वाशिंगटन डीसी ही नहीं, कांग्रेसमैन ने, पेंटागन ने, ब्रिटिश ने, ऑस्ट्रेलिया ने, सऊदिया ने उसको कंडेम किया। कल 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 सऊदी एम्बेसडर मेरे भाई हैं, उम्र में मुझसे छोटे हैं, नवाफिल, उसने कहा कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन इस मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम है। ये मैं नहीं कह रहा, शहबाज शरीफ साहब, ये उस मुल्क का एम्बेसडर कह रहा है जहां आप भीख मांग के भाग के गए थे और फिर अपने भाई को वापस लेके आए थे। वो भी एक पूरी तारीख है। आजकल मैं लिख रहा हूं कि भाई दुनिया को पता लगे ये कितने बहादुर लोग हैं जो इस मुल्क में मुसल्लत किए जाते हैं या आते हैं। सो नवाफिल ने ये कहा एम्बेसडर ने कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं इस मुल्क में, क्योंकि कल परसों वहाँ चीन के सरबराह जा रहे हैं, इस खित्ते की सियासत बदलने जा रही है और पाकिस्तान ठुस है बीच में। कोई यहाँ ना इन्वेस्टमेंट है, ना तरसीलात हैं, ना एलसियाँ खुल रही हैं, ना माल आ रहा है, ना एक्सपोर्ट हो रही है, ना गैस है, ना बिजली है, ना आटा है, ना गंदम भी सवालिया निशान है रूस की, और अभी ऑयल भी सवालिया निशान है, क्योंकि देर इतनी कर दी इन्होंने फैसलों में। इनको जल्दी अपने केस खत्म कराने की थी, रूस से तेल मंगवाने की जल्दी नहीं थी, झूठ बोल रहे हैं। रूस से तेल मंगवाने की जल्दी नहीं थी, 1100 बिलियन केस खत्म कराना और नैब के केसेस से निकलने की जल्दी थी। उसमें ये कामयाब हो गए हैं, लोग गर्क हो गए हैं। या खुद कामयाब होते अपने आप को बचाते, या लोगों को बचाते, या खुद डूबते और कौम को बचाते। इन्होंने कौम को डुबोया और खुद अपने आप को बचाया। अच्छा, अब शेख साहब, मैं सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट वो ये कि आपने कहा कि इमरान खान साहब जैसा दूसरा कोई लीडर नहीं है इस वक्त, और भुट्टो के बाद दूसरा पॉपुलर तरीन लीडर इमरान खान है, इसमें दूसरी कोई राय नहीं है। लेकिन अगेन पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड के अंदर, वैसे तो फर्स्ट वर्ल्ड में भी यही हाल है, यहाँ पर इक़्तिदार में आने के लिए आपको पता है कि कहाँ कहाँ किस किस जगह पर किस तरह के ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, वो नहीं होते तो फिर हालात आपके काबू में नहीं रहते। आपको लगता है कि खान साहब उनसे अब बेहतर टाइज में हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं इस वक्त, या बिल्कुल आउट ऑफ कांटेक्ट है खान साहब? देखें, इमरान खान एक ऐसा सियासतदान है जो राब्ते बहाल कर लेता है। मैं ऐसा सियासतदान नहीं हूं। देखिए, मैंने 8-9 महीने पहले अपने दोस्तों को कहा कि मैं इमरान खान के साथ जा रहा हूं, खड़ा हूं, मुझे कोई उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने न तंग किया और मैं उनका मशकूर हूं। मैंने कहा मैं नस्ली और असली हूं, इमरान खान के साथ खड़ा हूँगा, मेहरबानी करना, और मैं उनका सिद्क़े दिल से मशकूर हूँ। ये मेरी सोच है। इमरान खान ने मुझे 1-2 दफ़ा कहा कि कोई, मैंने कहा भी जब उन्होंने कहा, मैंने तुमसे बात की, आपने मुझे कहा कि नहीं आप बीच में से निकल जाएं, मैंने उनको कहा जी मैं बीच में नहीं हूँ, और फिर मैंने कहा मेरा कोई राब्ता नहीं और मैं उनका एहसानमंद हूँ, आप जाने और वो जाने। और जब राब्तों की ज़रूरत पड़ती है इमरान खान कर लेता है। मेरा ख्याल है कि रास्ता निकालना उसे आता है और उसको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रास्ता निकलना चाहिए कि जब ज़रूरत पड़े वो रास्ता निकाल लेता है। आपको अब लगता है कि रास्ता निकलेगा बाय एनी मीन्स? जी आजा, यस, आई थिंक सो। अच्छा, रास्ता निकलेगा। मैं समझता हूँ यूनानी मसली नए आर्मी चीफ पर सारे लोगों ने इत्तफाक किया, विच इज़ ए गुड साइन। लोगों का ख्याल था कि इमरान खान, उसने आधा मिनट भी नहीं लगाया, और मैं 20-21 तारीख को उनसे मिला तो उनको सारे हालात पता थे, और उसने मुझे कहा कि शेख रशीद जो भी नाम आया हम उसको, ये 21 तारीख की बात है, वो उसे कबूल करेंगे। हम
गैर ज़रूरी लड़ाइयों में नहीं उछलेंगे। और अब भी जो इमरान खान इंतज़ार कर रहा है वो उलझाओ की बजाय सुलझाओ की तरफ जाना चाहता है, और अगर जब कोई पॉजिटिव मूव आई तो उसको वो मिस नहीं करेगा और उसको दबोच लेगा। अगर इस तरह बीच में क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं? इसकी क्या वजह है? और उसकी तारीख हो तो वो दबोच लेगा। है जी, क्या कहा आपने? आप बीच में क्यों नहीं पढ़ना चाहते? आपने बिल्कुल अपने आप को साइडलाइन कर लिया, उसकी क्या वजह है? बस मैंने कर लिया, उनसे भी कर लिया, और बस मैं वन साइड इमरान खान के साथ हो गया। जो लोग बीच में पड़े हुए थे उनका भी कोई अंजाम इतना अच्छा नहीं निकला, नतीजा तो कुछ भी नहीं निकला ना। एक दूसरे के वैसे ही हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे हैं। मैं अपनी फौज और अपनी अदलिया के खिलाफ बात नहीं करना चाहता, बेशक जितनी मर्जी नाराजगी हो। अच्छा, अब खामोशी भी बेहतरीन है। अब नवाज शरीफ साहब की बात कर लेते हैं। इतलात ये है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो अगले महीने, ये अयाज सादिक साहब ने भी इसके ऊपर बात की है, उन्होंने कहा कि अगले महीने वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। एक तो इसके ऊपर कमेंट कर दीजिएगा। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि ये भी कहीं गौर हो रहा है कि असेंबली की मुद्दत में मजीद 1 साल इजाफा कर दिया जाए, यानी ये 5 साल की जगह 6 साल काम करे। ये कहीं कुछ डिस्कस हो रहा है, ये बड़ी र्यूमर्स फैल रही हैं, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? पहले तो मैं नवाज शरीफ पे आ जाता हूँ। अयाज सादक की सारी स्टेटमेंटें पढ़े, उसके हिसाब से तो वो आके भी वापस जा चुका है। इमरान खान बिल्कुल दुरुस्त ने मुझे ये कहा कि शेख रशीद मुझे बड़ा दुख है कि ये गलत काम हुआ है। मैंने कहा जी ठीक काम हुआ है, मैंने इसको वोट दिया, जान छुड़ाओ, जो जाता जाने दो। मैं तो जाती तौर पर मरियम को भी कहता था जाने दो, कहाँ है जी, कोई नजर नहीं आता। यहाँ बड़ा मुश्किल काम है जी। देखें, एक जो टॉप लीडर होता है ना, जो पार्टी हेड होता है उसका, मैं भी पार्टी हेड हूँ पर मैं एक सीट का पार्टी हेड हूँ ना, तो मुझे जनाजा जाना। आज मैं इवन अफसोस पे गया हुआ था बोरियों के भी, क्योंकि 2-3 हज़ार वोटें हैं मेरे हल्के में। सो मैं आपको जो बात बताना चाहता हूँ कि ये जो स्पीकर साहब का आपने नाम लिया, एक्स स्पीकर का, कि वो कह रहे हैं अगले महीने नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, बुला लें उसको अगले हफ्ते। अब नहीं आएगा, इतना चूचा नहीं है, इतनी मुश्किल से तो गया, इतनी दफ़ा प्लेटें नीचे की हैं, इतनी दफ़ा ऊपर की हैं। और आपको पता है कि प्लेटें नीचे ऊपर कैसे होती हैं? कोई मशीन होती है, पीछे मैकेनिज्म होता है, चाबी होती है, तो फिर प्लेटें ऊंची नीची होती हैं। तो वो ऊंची नीची करके तो गए हैं। जब सऊदी अरब भागे हैं तो वो सारी तारीख मेरे पास मौजूद है, मैं अपनी नई किताब में लिखूंगा कि वो कैसे भागे, क्या हुआ, और मुशर्रफ के साथ क्या बीती, और किंग अब्दुल्ला ने क्या किया। शेख साहब वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, बस एक आखिरी कमेंट कर दीजिएगा, एक लास्ट कमेंट कर दीजिएगा, एक लास्ट कमेंट। वो ये कि आपको क्या लगता है कि पहले केपीके असेंबली तहलील होगी या पहले पंजाब असेंबली? क्योंकि शाह महमूद साहब ने आज कहा है कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि केपी असेंबली कुछ दिन के अंदर तहलील कर दी जाए। आपको लगता है कि दोनों एक साथ होंगी या पहले केपी असेंबली तहलील होगी? कोई कमेंट सर। ये तो मैं तो इस बात का हामी नहीं हूँ, अगर होनी है तो दोनों कोशिश की जाए कि इलेक्शन की डेट मिल जाए। ये तो कोई बात ना हुई ना कि अपनी बसा हुआ घर पहले उजाड़ दो, इलेक्शन की तरफ चले जाओ। केपीके में तो वैसे ही हो जाएगा। शाह महमूद बादशाह आदमी है, मुझे पार्टी पर तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है, पार्टी के फैसलों पर। मैं इमरान खान साहब को आपके प्रोग्राम से ये पैगाम देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कल उम्रे पे जा रहा हूँ 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। इमरान खान को ये पैगाम दे के जाना चाहती हैं, तोड़नी है तो दोनों तोड़ना, और अगर इलेक्शन की डेट आ जाए तो 20 तारीख से 30 भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन असेंबली तोड़नी दोनों है, और ज़रूर तोड़नी है। मैं तोड़ने का हामी हूँ। वेरी राइट जनाब शेख रशीद अहमद साहब, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह, साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला, बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज देकर जा रहे हैं खान साहब के लिए। उम्रे पे आप जा रहे हैं, आपको एडवांस में मुबारकबाद शेख साहब, और कह के जा रहे हैं कि खान साहब अगर असेंबली तोड़ें तो दोनों एक साथ तोड़ें, और तोड़ना ज़रूर चाहिए, इससे पीछे हटने वाली बात नहीं है। आज की नेशनल डिबेट से इतना ही। जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान
और बिलावल भुट्टो सब एक साथ चल आ रहे हैं सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।